गुड मॉर्निंग फाइटर्स, वेलकम टू धैर्यम इंस्टीट्यूट। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने क्या कवर किए थे, हमने प्रबंध के कार्यों के बारे में बात की थी। उसी वीडियो को अपन आगे बढ़ाते हुए आज प्रबंध की सबसे महत्वपूर्ण कार्य नियोजन के बारे में बात करेंगे। तो नियोजन होता क्या है? तो नियोजन क्या होता है, जो भावी कार्यक्रम रहते हैं, मतलब कौन कौन सा काम अपन को करना रहता है, उनका क्या होता है, एक शेड्यूल होता है, उनका क्या होता है, एक रूपरेखा होती है। अगर दूसरे शब्दों में बोला जाए तो जो अपन उद्देश्य, जो अपन ने टारगेट क्या किए, अपन ने निर्धारित किए हैं, उनको प्राप्ति हेतु जो अपन कार्यवाही करते हैं, जो अपन कार्य को अपनाते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, नियोजन बोला जाता है। बात ये आ गई, इन दोनों जो परिभाषा रही, अपनी डेफिनेशन रही, दोनों लाइनों से हमें समझ में नहीं आया कि नियोजन क्या होता है। अगर अपन नॉर्मल अगर अपनी मीनिंग में बात करें तो सिर्फ इतना याद रखना कि जो नियोजन होता है वो अपन को बताता है कि भविष्य में अपन को क्या करना है और उस काम को कैसे करना है। तो सिंपल नियोजन की डेफिनेशन यही होती है कि किसी काम को भविष्य में कैसा करना है और उसको पाने के लिए अपन को क्या करना है। ये किसके अंतर्गत आता है? नियोजन के अंतर्गत आता है। इसी में आगे बात करते हैं अपन। तो जो नियोजन होते हैं उनकी परिभाषा के बारे में बात करें तो जो अपना एलन है, उन्होंने बताया है कि जो नियोजन होता है वो एक पिंजरे के समान होता है। अब पिंजरे के समान कैसा हो गया कि जो नियोजन होता है वो भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक पिंजरा के रूप में होता है। मतलब एलन ने बोला है कि नियोजन क्या एक पिंजरा है जो किसको कैच करता है, जो भविष्य को कैच करता है। इसके बाद आगे देखते हैं अपन, जो अपना ओरविक ने बोला है कि जो नियोजन होता है वो कार्य को व्यवस्थित ढंग से करने और कार्य करने से पूर्व विचार करने और उस कार्यों को अनुमान के आधार के अलावा, मतलब अनुमान के अलावा उसको तथ्यों पे करने का एक मानसिक चिंतन है। मतलब क्या हुआ कि जो अपने उर्विक रहे उन्होंने बताया कि किसी कार्य को व्यवस्थित ढंग से करने, वो कार्य की पूर्व में विचार करने और उस कार्य को अनुमान की बजाय उसको तथ्यों के आधार पर करने का मानसिक चिंतन है। तो अपन ने एलन और उर्विक दोनों के आधार पर देख लिया कि नियोजन क्या होता है। वहीं आगे बात करते हैं अपन नियोजन की प्रकृति के बारे में। परंतु प्रकृति के पहले अपन देख लेते हैं कि जो F.W. टेलर थे, जिन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत दिया था, उन्होंने बोला है कि जो नियोजन होता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम होता है। इसलिए प्रत्येक व्यवसाय में एक पृथक से, मतलब एक अलग से योजना विभाग होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो बता सके अपने हर एक डिपार्टमेंट में कि कार्य कौन कौन से किया जाना है, मतलब किस डिपार्टमेंट को कौन सा कार्य करेंगे। इनके बारे में किसने बोला है? टेलर ने बोला है। और उनके लिए अलग से क्या बनाना चाहिए? अपन को एक पृथक योजना विभाग बनाना चाहिए। वहीं अपने जो प्रोफेसर शील्ड है उन्होंने बोला है कि जो एक पृथक योजना विभाग होता है, मतलब अगर अपने योजना विभाग की दृष्टि से देखा जाए और प्रबंध को कंपेयर करें तो प्रबंध का जो हृदय होता है वो योजना विभाग को कहा जाता है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि जो नियोजन होता है उसकी प्रकृति क्या होती है, मतलब उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो पहला क्या है? बौद्धिक क्षमता। अब बौद्धिक क्षमता क्या होता है तो इसको कंपेयर करके समझते हैं अपन। अगर अपन नॉर्मल प्लान बनाते हैं तो अपना जो नॉर्मल प्लान होगा वो प्लान क्या होगा? जैसे अपन मान लो कहीं जाने का प्लान बनाएंगे तो जाने का प्लान नॉर्मल क्या होगा कि जाएंगे कब, कैसे जाएंगे, वहाँ क्या करना, कितने समय में वापस आना है। ये क्या है? छोटा प्लान है जिसको कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से कर सकता है। परंतु जब एक बड़े प्लान के बारे में बात आती है, जैसे वेडिंग वगैरह की बात होती है कि वेडिंग, शादी वगैरह किस टाइप से करना है, उसकी प्लानिंग की बात आती है, तो एक जो नॉर्मल व्यक्ति होता है उनके द्वारा इस प्लान को अच्छे से नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जो कॉन्सेप्ट लगता है अपना शादी के लिए कि कब, कहाँ, कितनी मात्रा में अपने को सामग्री चाहिए, इसका यूज़ कितनी मात्रा में किया जाना है, ये उस व्यक्ति को ज़्यादा अच्छे से पता होता है जो कि इस बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखता है। इसलिए बोला जाता है कि जो नियोजन होता है वो बौद्धिक क्षमता वाला होता है। मतलब नियोजन करने के लिए नॉर्मल व्यक्ति की अपेक्षा जिसकी मेंटलिटी, जिसकी मेंटल पावर बहुत अच्छी है, उसको ये काम बहुत अच्छे से आएगा। इसके बाद आगे देखते हैं तो जो नियोजन होता है वो पूर्वानुमान होता है। पूर्वानुमान मतलब क्या होता है कि पहले से क्या करना, अनुमान लगाना कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो नियोजन जो होता है, नियोजन में जो प्लान बनाए जाते हैं, जो अपन को क्या किया जाता है उसको बनाया जाता है। तो कार्य बनाने से पहले अपन थिंक करते हैं फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है
और कौन कौन सी प्रॉब्लम अपन को इन फ्यूचर आ सकती है, उन सबको इंडिकेट करते हुए नियोजन अपन करते हैं, मतलब एक प्लान बनाते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं अपन अगला क्या होता है, उद्देश्यों पर आधारित। मतलब जैसे अपन ने सबसे पहले ही समझे थे कि जो प्रबंध होता है वो ओनली टारगेट के ऊपर डिपेंड करता है, टारगेट कैसा होगा उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा। वहीं जो प्रबंधन का पहला कार्य होता है वो भी काय के ऊपर डिपेंड करता है, अपने उद्देश्यों पे, मतलब अपने टारगेट, अपने पर्पस पे। जिस प्रकार का अपना पर्पस है उसी प्रकार का अपन क्या करेंगे, प्लान बनाया जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं अपन, आगे क्या है, सर्वव्यापकता। मतलब क्या हो गया कि जो नियोजन होता है वो किसी एक क्षेत्र में सीमित नहीं रहता है। मतलब जो नियोजन है उसका जो क्षेत्र है वो कैसा होता है, व्यापक होता है। मतलब उसका अप्लाई अपन कहीं भी कर सकते हैं। जैसे अपन बात किए थे छोटे से छोटे प्लान से लेके बड़े से बड़े प्लान बनाने तक, मतलब घूमने जाने से लेके एक शादी के प्लान बनाने तक, सभी जगह नियोजन आसानी से काम में आ जाता है। इसके बाद अपन बात करते हैं काय का, समन्वय का। तो जो प्लान होता है, जो नियोजन होता है, उसके माध्यम से सभी जो अपने अधीनस्थ होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वर्कर होते हैं, उन सभी के बीच क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बनता है। अब कोऑर्डिनेशन कैसे बनता है तो समझो कि जैसे प्लान जो है, प्लान अपन को बताता है कि कौन से काम को कैसे करना है और उस काम के अकॉर्डिंग उसके विभाग को अपन वो काम दे देते हैं। इससे क्या होता है, उस कामों में क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेशन बन जाता है। अपने बिजनेस में क्या बन जाता है, कोऑर्डिनेशन बन जाता है। मतलब इस काम को सभी लोगों के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या होता है, सतत प्रक्रिया। अब सतत प्रक्रिया क्या होती है, जैसे बात क्या की आती है कि टारगेट की आती है। टारगेट के अकॉर्डिंग अपन क्या बनाए, प्लान बनाए। पर एक जो प्लान होता है वो एक पूरे टारगेट के लिए पर्याप्त नहीं होता है। मतलब क्या हुआ कि उस टारगेट को पाने के लिए भी अपन छोटे छोटे अन्य टारगेट को बनाते हैं, और उस टारगेट को पाने के लिए जो छोटे टारगेट अपन ने बनाए हैं उन टारगेटों को अपन जब प्राप्त कर लेते हैं तो दूसरे टारगेट की ओर क्या करेंगे, अपन दूसरा प्लान बनाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो अपना नियोजन होता है वो कंटिन्यूस चलने वाली क्या एक प्रोसेस है, जो कि जब तक अपना टारगेट कंप्लीट ना हो जाए जब तक वो ख़त्म नहीं होती है। और टारगेट जब अपना पूरा अचीव भी हो जाता है तब भी जब अपन को एक्स्ट्रा जो टारगेट दिया जाएगा, मतलब जो एक्स्ट्रा अपन को उद्देश्य अपन को दिया जाएगा, उनको प्राप्त करने के लिए अपन फिर से क्या कर देते हैं, नियोजन करना चालू कर देते हैं। इसलिए बोला जाता है जो नियोजन होता है अपना वो क्या होता है, सतत प्रक्रिया होती है। ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं अपन लोच। लोच मतलब क्या होता है, जैसे इसको क्या बोलते हैं अपन, लोचशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब अगर कोई प्लान अपन ने बनाए हैं और वो प्लान ऐसा प्लान है कि जो भविष्य में होने वाली घटनाओं है या फिर जो करंट की परिस्थिति में जो अपने साथ हो रहा है उससे प्रभावित नहीं होता है, तो वो कैसा होगा, प्लान अपना बहुत ज़्यादा विफल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस प्लान में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। जो अभी करंट परिस्थिति हो रही है उसके अकॉर्डिंग अपन चेंजेस नहीं किए अपने प्लानों में, तो क्या होगा कि जो अपन टारगेट अचीव करना चाहते हैं वो टारगेट को भी अपन अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए बोला जाता है कि जो प्लान होता है वो कैसा होता है, लोचशील होता है। इसके बाद आगे देखते हैं अपन प्राथमिक कार्य, जो मोस्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अपना। क्यों है? क्योंकि जो प्लानिंग होता है वो प्रबंधक का या फिर मैनेजमेंट की दृष्टि से देखा जाए तो पहला कार्य होता है और सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। क्यों होता है महत्वपूर्ण कार्य? क्योंकि आपको पता है कि काम क्या करना है। जब आपको पता होगा कि काम क्या करना है जब ही आप टारगेट को अचीव कर पाओगे। अगर आपको पता है कि टारगेट है अपने पास और उसको कैसे अचीव करना है और इसकी जानकारी अपने पास नहीं है तो अपन टारगेट अचीव कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए बोला जाता है कि प्रबंधन का सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला काम होता है क्या करना, प्लानिंग बनाना, अपने टारगेट के अकॉर्डिंग क्या करना, कार्य को निर्धारित करना। इसके बाद आगे देखते हैं अपन, आगे क्या है, विभिन्न संगठनों का योग होता है। जो प्लानिंग होती है वो जितने भी अपने संगठन हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन हो गया अपना, स्टाफिंग हो गया अपना, फिर कंट्रोलिंग, कम्युनिकेशन, जितनी प्रकार की चीज़ आती है उन सब का क्या होता है, योग होता है। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा कंट्रोल जो बेस्ड होता है वो किस पर बेस्ड होता है, अपने प्लानिंग पे बेस्ड होता है। इसके बाद अपन आगे बात करते हैं कि जो प्लानिंग होता है वो संसाधनों की उपलब्धता पर आधारित होता है। मतलब क्या हो गया कि जैसे अपन बात किए थे शादी की प्लान बनाने की, तो शादी का प्लान भी बहुत अन्य तरीक़ों से बनता है। जैसे अगर लॉज पे करना है शादी, कि घर से करना है, किस टाइप से करना है, ये भी अपने क्या साधनों की उपलब्धता के आधार पर अपन बनाते हैं।
अगर लॉज से करना है तो कितनी मात्रा में अपन को, कितनी संख्या में वहाँ पर अपन को व्यक्ति आएंगे, नहीं आएंगे, और कितने का अपन को पड़ेगा, उसका एक प्लान अलग होगा। जबकि क्या होगा, अगर घर से करना तो उसका एक प्लान अलग होगा। इसलिए बोला जाता है कि जो एक प्लानिंग होती है वो आपके पास कितनी मात्रा में साधन मौजूद है उसके आधार पर बनाया जाता है। इसके बाद अपन बात करते हैं आगे एकता की, काय की बात करते हैं एकता की। तो जो फ्यूल है, इनने अपने प्लानिंग में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसी को माना है कि जो अपना नियोजन होना चाहिए उसमें क्या होना चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए। मतलब जो अपना प्लान होना चाहिए उसमें एक रूपता होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई और विभाग अलग प्लान बना रहा है, कोई और विभाग अलग प्लान बना रहा है। इसलिए बोला जाता है, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने भी इसलिए कहा है कि जो प्लानिंग होती है उसके लिए एक अलग विभाग होना ज़रूरी होता है, जो कि सब विभागों को इंडिकेट करता है कि प्लान क्या होगा, कार्य क्या होगा। इसी प्रकार फ्यूल ने भी इसी बात को महत्वपूर्ण माना है कि प्लान जो होता है उसमें एक रूपता होती है। मतलब प्लान अलग अलग ना बना के किसी एक के द्वारा बनाया जाता है और वही प्लान के अकॉर्डिंग सब लोग क्या करते हैं, वर्क करते हैं। इसके बाद अपन आगे देखते हैं, आगे क्या अपना सर्वोत्तम विकल्प का चयन। जो प्लान होता है वो अपन को बताता है कि अपने लिए कौन सा विकल्प है। अब वो कैसे बताएगा तो समझते हैं। जैसे अपने पास विकल्प ए है प्लस विकल्प क्या है, बी है। कितने विकल्प अपने पास, 2 हैं। एक विकल्प क्या अपने पास ए और दूसरा क्या अपने विकल्प बी। अब विकल्प ए और बी क्या हो गया, ये अपने प्लान के प्रकार है। विकल्प ए ऐसा प्लान है, ठीक है, जो कि अपन को बताता है कि टारगेट को कैसे अचीव करना है। वहीं सेम चीज़ प्लान बी भी बताएगा, परंतु दोनों में डिफरेंस क्या होगा, इससे अपन कैलकुलेशन करेंगे कि कौन से प्लान को अपन को अप्लाई करना। क्यों, क्योंकि उससे अपन को ज़्यादा प्रॉफिट मिले। इसलिए बोला जाता है कि जो प्लान होता है वो सर्वोत्तम विकल्प का चयन करता है कि कौन कौन सी चीज़ अपने प्लान में शामिल किया जाना चाहिए जिससे अपने टारगेट बहुत जल्दी अचीव हो सके। इसके बाद आगे देखते हैं अपन क्या, समय तत्व का महत्व। प्लानिंग में मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बोले वही क्या होता है, समय होता है। क्यों, कौन सा काम कितने समय में अपन को अचीव करना है, ये अपन प्लान बनाने से पहले, मतलब प्लान बनाते समय भी अपन ध्यान में रखते हैं। जैसे अपन ने टारगेट बनाए हैं, टारगेट को पाने के लिए अपन ने सब टारगेट बनाए, छोटे छोटे ऐसे टारगेट हैं, परंतु इन सब टारगेट को कितने समय में अपन अचीव करेंगे ये भी एक प्लान का महत्वपूर्ण भाग होता है। तो अपन ने क्या कंप्लीट किया, अपन ने पहले देखा कि प्लानिंग क्या होती है। इसके बाद अपन ने क्या देखा कि इनकी परिभाषा, जिसने एलन ने क्या बोला, इसको पिंजरा के रूप में परिभाषित किया है। जबकि उर्विक ने क्या बोला है, इसको मानसिक चिंतन के रूप में परिभाषित किया है। जबकि एफ.डब्ल्यू. जो टेलर है उन्होंने बताया है कि प्लानिंग के लिए एक पृथक से क्या होना चाहिए, योजना विभाग होना चाहिए। वहीं जो अपने प्रोफेसर शील्ड है उन्होंने बोला है कि जो योजना विभाग होता है वो प्रबंधक का क्या होता है, हृदय होता है। इसके बाद अपन ने क्या देखे, प्रबंधक की प्रकृति के बारे में बात करें, विशिष्टता के बारे में बात करें तो पहला देखा अपन क्या, बौद्धिक क्षमता। उसके बाद अपन ने देखा क्या, पूर्वानुमान। फिर देखा क्या, उद्देश्यों पर आधारित होता है, मतलब जो अपना टारगेट होता है उसके आधार पर प्लान बनाया जाता है। फिर अपन ने क्या देखा, सर्वव्यापकता, सभी जगह ये लागू हो सकता है। फिर समन्वय, मतलब प्लानिंग के माध्यम से अपने जो पूरे अपने वर्कर हैं उनके बीच क्या बनाते अपन, कोऑर्डिनेशन बनाते हैं। फिर सतत प्रक्रिया, मतलब कंटिन्यू ये चलती रहती है। फिर अपन ने क्या देखे, फ्लेक्सिबिलिटी देखा। फिर अपन ने क्या देखा, प्राथमिक कार्य होता है। फिर इसके बाद अपन ने क्या देखा, जितने भी संगठन होते हैं अपने प्रबंधन उन सबका क्या होता है, ये योग होता है। फिर अपन ने क्या देखा, ये साधनों की उपलब्धता के आधार पर बनाया जाता है। फिर इसके बाद अपन ने देखा क्या, एकता, मतलब प्लान में क्या होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। फिर अपन ने देखा क्या, सर्वोत्तम विकल्प का चयन किया जाता है इसमें। फिर अपन ने क्या देखा कि इसमें समय तत्व का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इसके बाद अपन देखते हैं कि जो नियोजन है, अपन ने पहले समझ लिया कि नियोजन क्या होता है, अपन ने उसके बारे में समझ लिया। अब देखते हैं कि नियोजन क्यों ज़रूरी है, अपन क्यों नियोजन करना चाहिए, नियोजन करते समय अपन को प्रॉफिट क्या मिलता है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो पहला देखते हैं अपन क्या, पर्पस। तो पहला क्या होता है, भावी रूपरेखा। मतलब जो अपना नियोजन है वो अपन को बता देता है कि भावी मतलब क्या होता है, भविष्य में। भविष्य में अपन को कौन कौन से काम करना चाहिए, ये कौन प्रोवाइड करवाता है, अपन को प्लानिंग प्रोवाइड करवाता है। और अपन को एक क्या डायरेक्शन देता है कि इस प्रकार से काम करना है, ये काम करना है और इस समय में पूरा कंप्लीट करना है। इसके बाद आगे देखते हैं अपन क्या, पूर्वानुमान। तो प्लानिंग का एक और क्या पर्पस होता है कि पूर्वानुमान लगाना, मतलब भविष्य में क्या होने वाला है उसको पहले से क्या करना, गैस करना और उसके अकॉर्डिंग अपने कार्य को बनाना। अगला क्या है अपना, लक्ष्य प्राप्ति। मतलब प्लानिंग का मेन पर्पस क्या होता है, मेन पर्पस अगर बात करें तो क्या होता है, टारगेट को अचीव करना।
प्लानिंग किस पर्पज़ से बनाया जाता है, तो पहला पर्पज़ क्या होता है, उसका लक्ष्य को प्राप्त करना। इसके बाद आगे देखते हैं अपन क्या, मितव्ययिता। मितव्ययिता से मतलब क्या होता है, मतलब खर्च में कमी लाना। प्लानिंग का एक और पर्पज़ क्या होता है, खर्च में कमी लाना। कैसे कमी लाते हैं, जैसे अपन मान लेते हैं कोई अपने पास रूपरेखा नहीं है, किसी चीज़ को अपन को पाना है और अपने पास कोई रूपरेखा मतलब शेड्यूल नहीं है कि कौन से काम को कैसे करना है। इससे क्या होगा कि अपन को बहुत सारी गलती देखना पड़ेगी, मतलब हमें बहुत सारी क्या आएगी, प्रॉब्लम्स आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि अपन पहले से प्रिपेयर प्लानिंग नहीं बनाए हैं और उससे कारण अपन को क्या होगा, बहुत ज़्यादा खर्च होगा। जबकि प्लानिंग का पर्पस वही होता है कि अपन ऐसे कार्य को पहले इंडिकेट कर लेते हैं जो कैसे होते हैं, चीप होते हैं, सस्ते होते हैं, जिससे अपन को कम खर्च में भी अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। इसके बाद आगे अपन ने क्या देखा, निर्देशन व संचालन करना। निर्देशन व संचालन करना मतलब क्या होगा, जब तक कोई प्लानिंग नहीं है, जब तक कोई काम डिसाइड नहीं है, तब तक किसी भी बिजनेस की बात करें तो उसका प्रॉपर तरीके से संचालन नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जो प्लानिंग है वही तो बेस प्रोवाइड करवाता है, वही प्रोवाइड करवाता है कि काम कैसा करना है और कौन सा काम करना है। इसलिए प्लानिंग का एक मेन और पर्पस क्या होता है कि वो निर्देशन व संचालन करता है। इसके बाद आगे देखते हैं क्या, एक रूपता। मतलब प्लान जो है उसका एक और पर्पस क्या है, एक रूपता लाना। मतलब कोई किसी और काम को ना करे या फिर काम अधिक ना करे, ना काम को कम करे। ये सब डिसाइड कौन करता है, अपने प्लान के माध्यम से डिसाइड होता है। इसी कारण बोला जाता है जो प्लान होता है, ठीक, उसमें क्या होता है, उसका एक और पर्पस क्या होता है, एक रूपता लाना। काय में एक रूपता लाना, अपने काम में एक रूपता लाना। इसके बाद अगला क्या है, मार्गदर्शन देना। मार्गदर्शन देना मतलब गाइड करना। अपने जो अधीनस्थ है, अपने कर्मचारी है, अपने जो प्रबंधक है, उन सभी को नियोजन के माध्यम से क्या किया जाता है, गाइड किया जाता है कि कब आपको कैसा काम और कौन सा काम करना है। इसके बाद अगला पर्पस क्या होता है, संसाधनों का अनुकूलतम वितरण। मतलब कौन से काम के लिए कितनी मात्रा में साधनों का यूज किया जाएगा और किस साधन को कौन से काम के लिए लगाया जाएगा। ये कब पॉसिबल होता है, जब एक अपन प्रिपेयर प्लानिंग बना लेते हैं। इसलिए बोला जाता है कि अपना जो प्लान होता है उसका एक और पर्पस क्या होता है कि इसमें साधनों को बहुत अच्छे तरीके से यूज किया जाता है। इसके बाद आगे आते हैं अपन, आगे क्या होता है, जानकारी प्रदान करना। अब जानकारी कैसे प्रोवाइड करता है, तो सेम वही चीज़ है कि काम को क्या करना है, मतलब कौन से डिपार्टमेंट को कौन सा काम करना है। ये किसके माध्यम से पता चलता है अपन को, अपने प्लानिंग के माध्यम से पता चलता है। इसके बाद आगे देखते हैं क्या स्थापित करना, अपना समन्वय कोऑर्डिनेशन स्थापित करना। मतलब नियोजन का एक और पर्पस क्या होता है, समन्वय स्थापित करना। अब समन्वय कैसे स्थापित करता है, जैसे अपन ने अभी पढ़े भी थे, अगर 4 लोग हैं, चारों लोग को अगर काम नहीं बताया जाएगा तो वो काम अपने अकॉर्डिंग करेंगे। अगर उनको काम बता दिया जाएगा तो उन चारों में ऐसा कोऑर्डिनेशन बन जाएगा, सिर्फ वो काम को अचीव करने के लिए ही वो काम करेंगे। इससे पहले क्या हो रहा था कि चारों अपने मन से कुछ भी काम कर रहे थे, जबकि प्लानिंग के अकॉर्डिंग उनको काम डिसाइड कर दिया गया कि आपको ये काम करना है, तो उन चारों के बीच कोऑर्डिनेशन बन जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं अपन क्या, जोखिम परखना। क्योंकि जो नियोजन होता है वो क्या करता है, वो भविष्य को गैस करता है कि भविष्य में कौन कौन सी प्रॉब्लम अपने पास आ सकती है। उन सबको गैस करने के अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो प्लान को बनाएगा। अब उसी प्लान से अपन क्या करते हैं, जोखिम उठाते हैं। कैसे उठाते हैं, क्योंकि अपन ने भविष्य तो देखे नहीं, परंतु नियोजन के माध्यम से क्या कर रहे हैं, अपन भविष्य को परख रहे हैं कि फ्यूचर में अपन को कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है। इन्हीं प्रॉब्लम को इंडिकेट करने का काम कौन करता है, अपना प्लानिंग करता है। तो अपन ने प्लानिंग के पर्पस के अंतर्गत पहले क्या देखे, रूपरेखा तैयार करना, मतलब भविष्य में अपन को क्या करना है। फिर अपन ने क्या देखा, पूर्वानुमान करना। इसके बाद अपन ने क्या देखा, टारगेट को प्राप्त करना। फिर मितव्ययिता, मतलब बहुत ही कम खर्चों पे अपना काम हो जाए। इसके बाद अपन ने क्या देखा, निर्देशन व संचालन। फिर क्या देखा, एक रूपता। फिर क्या देखा अपन ने, मार्गदर्शन देना। फिर अगला देखा अपन ने क्या, संसाधनों का अनुकूलतम वितरण देखा। फिर जानकारी प्रदान करना। और अंत में अपन ने 2 और कौन से देखिए, समन्वय स्थापित करना और जोखिम परखना। तो इस प्रकार अपन ने जो नियोजन रहे उसकी विशिष्टता है, उसके उद्देश्य को कंप्लीट कर लिया। परंतु बात ये है ना कि एक नियोजन बनाने के लिए कौन कौन सी ऐसी सावधानी होनी चाहिए, मतलब ऐसे कौन कौन से सिद्धांत या प्रिंसिपल का पालन करना चाहिए जिससे अपने जो प्लान हो वो बहुत अच्छा बने। मतलब जब टारगेट अपन अचीव करने की बात आती है तो अपन बहुत सारे प्लान बनाते हैं, परंतु उन प्लानों में ऐसे क्या होना चाहिए जो कि अपन को ये बता दे कि काम को करते करते अपन टारगेट को बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हैं।
तो उसके लिए अपने जो कोंटा जो ऑर्डोनेल रहे, उन्होंने कुछ सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो कि नियोजन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब एक अच्छा नियोजन, अच्छा प्लानिंग बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे इन्होंने सबसे पहले क्या बोला है, कार्य क्षमता का सिद्धांत। कार्य क्षमता का सिद्धांत मतलब प्लानिंग करते समय सबसे पहले क्या देखना चाहिए, कैपेसिटी, कि कौन कितना ज़्यादा कैपेबल है या फिर अपनी कंपनी किस प्रकार से कैपेबल है, कौन से काम को कितने समय तक कर सकती है। इसके बाद आगे इन्होंने बोला क्या, संप्रेषण का सिद्धांत मतलब कम्युनिकेशन का सिद्धांत। मतलब क्या होता है कि प्लान बनाते समय सिर्फ प्रबंधक उसमें क्या बोलना चाहिए, इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। प्रबंधक के अलावा जो उनके अधीनस्थ वर्कर है, कर्मचारी हैं, उन सब की बात को भी सुनना चाहिए, उनसे कम्युनिकेट करना चाहिए, तभी जाके प्लान बहुत अच्छा बनेगा। जैसे प्लान मान लेते कोई ने बना लिया, परंतु उसके अधीनस्थ कर्मचारी लोग हैं, उनको वो प्लान में वर्क करते ही नहीं बन रहा है, मतलब उनकी कैपेसिटी क्षमता से बहुत बाहर है वो काम, तो जो प्लान बनाया गया है वो प्लान सक्सेस होगा क्या, नहीं होगा। इसलिए जो अपने कोंटाजर और ऑर्डोनेल हैं, उन्होंने काय का सिद्धांत दिया, संप्रेषण का सिद्धांत दिया, मतलब कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए। इसके बाद क्या है, न्यायोचितता का सिद्धांत। मतलब प्लान ऐसा होना चाहिए जो कैसे हो, न्यायपूर्वक हो। मतलब प्लान के माध्यम से किसी व्यक्ति का उसमें शोषण ना हो रहा हो, या फिर वो प्लान ऐसा ना हो जो समाज के लिए कैसा हो, अपना हानि या फिर लॉस पहुंचाता हो। इसके बाद उन्होंने बोला क्या, समय का सिद्धांत। मतलब प्लान में ये बहुत अच्छे से डिफाइन होना चाहिए कि कौन से काम को किस तरीके से करके और कितने समय में ख़त्म करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने बोला क्या, वैकल्पिक मार्ग का सिद्धांत। मतलब वैकल्पिक मार्ग का सिद्धांत क्या हो गया, मतलब प्लान कभी भी एक नहीं होना चाहिए, मतलब उसको रिप्लेस करने के लिए कोई एक अपन को एक्स्ट्रा प्लान होना ज़रूरी है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो प्लान अपन ने बनाए हैं और मान लेते अपन ने जो भविष्य में जो कंडीशन होने वाली रही उसको अपन सही तरीके से पूर्वानुमान नहीं लगा पाए, तो अपना प्लान ए क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इसलिए हमेशा क्या होना चाहिए, प्लान बी भी साथ में रहना चाहिए। अगर प्लान ए अपना क्या होता है, असफल होता है, तो अपन प्लान बी को वहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने क्या बोला, सहयोग का सिद्धांत। मतलब जो प्लान होता है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें वर्कर और प्रबंधक दोनों के बीच क्या होना चाहिए, हेल्पिंग की भावना होनी चाहिए, मतलब दोनों सहयोग की भावना से होना चाहिए। इसके बाद आगे क्या होगा, व्यापकता। मतलब प्लान ऐसा होना चाहिए जो किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र या विभाग के लिए ना हो। मतलब प्लान ऐसा हो जो जितने भी डिपार्टमेंट में सबके लिए क्या हो, एक हो, मतलब सबकी जगह वो क्या करें, इम्प्लीमेंट हो सके। इसके बाद आगे क्या देखिए अपन ने, निरंतरता का सिद्धांत। मतलब प्लान कैसा होना चाहिए, एक कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए। मीनिंग क्या हुई, अगर टारगेट अपन अचीव कर भी रहे हैं तो भी अपना प्लान क्या होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। मतलब टारगेट के अकॉर्डिंग अपन प्लान बनाएंगे, अगर टारगेट अपन प्लान के अकॉर्डिंग अपन कंप्लीट कर लिए हैं तो भी क्या होना चाहिए, एक नए टारगेट के अकॉर्डिंग अपन को प्लान बनाना चाहिए। इसके बाद प्रतियोगिता व्यू रचना। मतलब प्लान ऐसा होना चाहिए जिसमें अपने जो प्रतिद्वंदी है, अपने जो क्या है कॉम्पिटिटर है, उनको अपन क्या कर सके, बीट कर सके, मतलब उनको अपन हरा सकें। प्लान ऐसा होना चाहिए। प्लान में ऐसी चीज़ भी होना चाहिए जो निगेटिव ना हो। मतलब प्लान ऐसा होना चाहिए कि कॉम्पिटिटर अपन से आगे तो ना निकले, परंतु प्लान में ऐसी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए जिससे अपने जो प्लान है और अपना जो बिजनेस है उसके लिए क्या हो, वो हानिकारक हो। मतलब बोलना चाहिए क्या, कुछ गलत तरीके का जो वर्क होता है वो अपने प्लान में शामिल नहीं करना चाहिए। इसके बाद अगला क्या होता है, उद्देश्य में योगदान। मतलब प्लान ऐसा होना चाहिए ना कि जो अपना क्या हो, टारगेट को अचीव कर सके। इसलिए बोला जाता है कि जो प्लान है वो कैसा होता है, पर्पस बेस्ड होता है। उसी को आगे बढ़ाते हुए कोंटाजर ऑर्डोनेल ने बोला है कि जो प्लान होता है वो ऐसा हो कि जो अपना पर्पस है, जो अपना टारगेट है, उसमें क्या कर सके, कंट्रीब्यूट कर सके। इसके बाद आगे देखते हैं क्या, मूल्यांकन का सिद्धांत। मतलब प्लान ऐसा होना चाहिए जिसको समय समय पर क्या किया जा सके, मूल्यांकन किया जा सके। मतलब देखा जा सके, परखा जा सके कि जो प्लान अपन बना रहे हैं और जिसमें अकॉर्डिंग अपन काम कर रहे हैं वो अपने टारगेट के लिए उतना ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं है। मतलब वो टारगेट के पाने के लिए अपने सही प्रॉपर वे में काम हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है, इसका मूल्यांकन हमको करना चाहिए। इसके बाद अपन लास्ट देखते हैं। लास्ट क्या है, नीति निर्धारण का सिद्धांत। नीति निर्धारण का सिद्धांत मतलब जो कोंटाजर और ऑर्डोनेल है उन्होंने बताया है कि जो नियोजन होता है उसके अंतर्गत बहुत सारे तत्व होते हैं, जैसे पॉलिसी बनाना, अपना रूल्स बनाना, कार्यविधि बनाना, ये सब आते हैं। इसके अंतर्गत भी क्या आता है, नीति निर्धारण का सिद्धांत आता है। तो नीतियाँ अपनी ऐसी होनी चाहिए
जो कि अपने प्लान को बहुत अच्छे से क्या करें, इम्प्लीमेंट कर सके। मतलब रूल्स और पॉलिसीज अपनी ऐसी बननी चाहिए जो कि प्लान में क्या हो, बाधा ना पहुंचाए। तो आज अपन ने क्या क्या कंप्लीट किया, तो अपन नियोजन में सबसे पहले क्या देखा, विशेषताएं, फिर उसके क्या देखिए पर्पस, और लास्ट में क्या देखा अपन ने, कोंटा जो ऑर्डिनल के सिद्धांत, जो कि नियोजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सिद्धांतों को पालन करके कोई भी जो प्रबंधक है वो एक अच्छा प्लान बना सकता है। तो आज की जो वीडियो रही उसमें हमने बहुत सारी चीज़ नियोजन के बारे में कवर की है। आने वाली वीडियो में अपन नियोजन के जो तत्व है, उसके जो महत्व है, और एक अच्छी नियोजन होने के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।